हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी 7 चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप जापान में हैं तो। हमारी अपब्रिंगिंग जैसे भी हुई होती है किसी एक कंट्री में, या हम जैसे भी पले बड़े होते हैं, तो हम कुछ चीजें ऐसे बचपन से करते आते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल लगती हैं हम लोगों को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो चीजें नॉर्मल होती हैं। पर वही सेम चीजें अगर हम किसी दूसरी कंट्री में या रीजन में जाके करते हैं तो हमें बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है, या वहां के लोग सोचते हैं कि कितने वियर्ड हैं ये लोग, चाहे वो हमारे कंट्री में कितनी ही नॉर्मल क्यों ना हो। तो अगर हम किसी दूसरी कंट्री या रीजन में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो हमें जरूर उस कंट्री या उस रीजन के कल्चर्स की रिस्पेक्ट करते हुए ही अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। तो आज ऐसी ही मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो शायद आपके कंट्री या आपके रीजन में बिल्कुल नॉर्मल हो, बट जापान में अगर आप वो चीजें नहीं करते हैं तो आप बच सकते हैं एम्बैरेस होने से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हाजिमे माशो। मुझे बाकी कंट्रीज का नहीं पता, बट आज के जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं इंडिया को दिमाग में रखते हुए, इंडिया से कंपेयर करते हुए आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने इंडिया में देखा होगा, हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल बात है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं तो वहां पर टिप देते हैं हम वेटर को। बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये बहुत आम बात है हमारे लिए। पर जापान में अगर आप हैं और किसी होटल में आपको जितना भी अच्छा लगे खाना, यहाँ का टिप कल्चर यहाँ पर नहीं है। तो आप ये कभी भी ना सोचें कि 1000 का बिल बना है तो 1200 हम दे देते हैं या 1100 हम दे देते हैं, बाकी वेटर मतलब रख लो, तुम टेक इट एज अ टिप। तो ये आप दिमाग से निकाल दें, ये चीज बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आपको होटल का खाना जितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उनकी तारीफ कर दें कि बहुत ही अच्छा खाना था, या जापानीज में आप बोल सकते हैं गोचिसो सामा देस, पर टिप आप ना दें। आपको बहुत एम्बैरस होना पड़ सकता है इस चीज के लिए। ट्रेन या बसेस में फोन पे जोर जोर से बातें करना, तो इंडिया में ये तो बहुत ही आम चीज है कि हम जब भी ट्रेन या बस में चढ़ते हैं तो फोन पे हम बात कर लेते हैं। बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दूसरे के लिए कंसीडरेट हैं लोग, तो दूसरों को परेशानी ना हो, कोई सो रहा है ट्रेन में या रेस्ट कर रहा है तो आपके फोन कॉल से उसको परेशानी ना हो। तो ये ध्यान रखें कि चैट कर लें आप अगर आपको जरूरी है तो, बट फोन पे बातें ना करें, और अपना फोन साइलेंट पे रखें या वाइब्रेशन पे रखें, साउंड पे ना रखें, क्योंकि जब वो बजेगा फोन तो उससे भी डिस्टरबेंस होती है। तो सब लोग आपको घूर घूर के देखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता था। जब मैं शुरू में आई थी तो ट्रेन पे मेरा फोन जैसे साइलेंट पे नहीं था तो सारे लोग मुझे घूरने लगे, और बस पे जब मैं फोन पे बात कर रही थी तो भी मुझे लोगों ने, स्पेशली ड्राइवर ने बोला कि और लोग डिस्टर्ब होंगे, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, तो आप फोन पे बात ना करें। ऐसा कुछ डांटते नहीं है यहाँ पे, पर देखेंगे वो ऐसे कि आपको खुद को एम्बैरेसमेंट फील होगी। तो ट्रेन या बसेस में फोन पे बात करना अवॉइड करें। जो लोग भी दिल्ली से हैं उनको पता ही होगा कि राजीव चौक पे, या जो लोग भी मुंबई से हैं उन्हें पता होगा कि दादर और वीटी जैसे स्टेशन पे क्या होता है। जब भी ट्रेन आके रुकती है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले हम चढ़ जाएं और बाकी सारे बाद में चढ़ें। तो अगर आप जापान में ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रेन अगर आके रुकती है तो जो उतरने वाले हैं उन्हें पहले उतरने दिया जाता है, और जो चढ़ने वाले हैं उनमें भी ये कोशिश ना करें कि पहले हम चढ़ जाएं बाकियों को क्रॉस करते हुए। तो सब लोग यहाँ पर लाइन बना के रखते हैं और एक एक करके ही क्यू में ही चढ़ते हैं ट्रेन पे। तो ऐसी कोशिश ना करें कि हम लाइंस जो हैं, क्यूज जो हैं, उन्हें ब्रेक करते हुए पहले ट्रेन पे चढ़ जाएं। ये भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्या, वैसे तो कहीं पर भी अच्छा नहीं होना चाहिए, बट स्पेशली मैं जापान के बारे में आपको बता रही हूँ, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। इसके बारे में तो काफी लोगों को पता ही होगा, जो लोग जापानीज एनिमेज देखते हैं या जापानीज ड्रामास देखते हैं, तो आपने नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप किसी जापानीज घर में एंटर कर रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं या जापानीज हाउस में किसी भी एंटर कर रहे हैं, तो अपने शूज जो हैं वो कभी भी अंदर कमरों तक ना लेके जाएं। बाहर हर जापानीज घर में एक जगह बनी होती है जहां पर आप शूज उतारते हैं, शू रैक होता है, उसमें आप शूज को रखते हैं। इंडिया में आदत बनी हुई है हमारी कि हम सीधा अंदर रूम्स में अपने शूज या अपनी चप्पल जो भी हमने पहनी होती है वो लेके जाते हैं। यहाँ पर जरूर आप एंट्रेंस पे ही अपने शूज उतारें और इंडोर्स ना लेके जाएं अपने शूज को। ये जो पॉइंट है मुझे लगता है इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल है, दैट इज ऑफिसेज में या बैंक्स में पॉकेट्स में हाथ डाल के चलना, या किसी से मिलना या स्पीच देने जाना, तो पॉकेट में आप देखेंगे
हाथ डाले हुए लोग आपको इंडिया में बहुत मिल जाएंगे। और मैं तो बोलूंगी कि मैंने ऐसा नोटिस किया है इंडिया में कि जितनी ज्यादा आपकी हायर पोस्ट होती है उतनी ज्यादा मैंने लोगों को हाथ जेब में डाले देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत करते हैं, इट्स जस्ट दैट कि मे बी इंडियंस और जापानीज की थिंकिंग इस चीज में अलग है। तो मैंने काफी बार देखा है इंडिया में कि जब भी कोई बैंक का प्रोफेशनल आपसे मिलने आ रहा है या कोई अच्छी रैंक पे, हाई रैंक पे ऑफिसर है वो मिलता है, तो उसकी पॉकेट में हाथ होते हैं और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया में रुतबा एक दिखाते हैं कि हम कुछ ऐसा हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन इंडिया में भी। बट जापान में पॉकेट में हाथ डाल के चलना या किसी से मिलते हुए पॉकेट में हाथ होना या स्पीच देने जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं माना जाता है। और ये चीज मैंने तब एक्सपीरियंस की जब स्पीच थी, कोई इंडियन ही आ रहे थे और हम नीचे बैठे थे ऑडिटोरियम में और वो स्टेज पर थे और जापानीज मेरे साथ थे। तो जब वो इंडियन स्पीच देने जब आए तो उनके हाथ जो थे वो पॉकेट में थे। तो ऑब्वियसली जापानीज कुछ ऐसा गुस्से में बोलते नहीं है या ऐसा लाउड रिएक्ट नहीं करते हैं, बट उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, तो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट वहां पर मुझे लगी कि मतलब हम इस कल्चर में हैं तो हमें थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंगली अगर हम चेंज करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो आप ये ध्यान रखें। ये पॉइंट आपको बहुत अजीब लगेगा जापान का कि टैटू जो है यहाँ पर वो टैबू है, मतलब कि आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू अगर है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं देखा जाता है, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आपको देखा जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में आपको प्रॉब्लम आती है अगर टैटू है बॉडी पे। और मुझे ये बात तब रियलाइज हुई जब मैं जिम ज्वाइन करने गई या जब मैं स्विमिंग क्लासेस के लिए पूछने गई, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि अगर आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू है तो आप ना स्विमिंग पूल ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपकी एंट्री बैन है जहां पर पब्लिक प्लेस है और जहां पर आपका वो टैटू दिख जाएगा, तो आप उन जगहों की मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो आप वो क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अजीब तरीके से ना देखा जाए जापान में, तो आपकी बॉडी पे टैटू ना हो तो अच्छा है, और अगर हो तो कोशिश करें कि उसे ढक के रखें जापान में। इससे आपको अजीब फील नहीं होगा या अजीब तरीके से आपको देखा नहीं जाएगा। लास्ट पॉइंट मुझे शायद मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है पूरे वर्ल्ड में कि जापान पंक्चुअलिटी के लिए जाना जाता है और लेट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जापान में। इंडिया में अगर आपको 11 बजे का टाइम दिया है तो 11 का 11:15 11:30 आप मान के चलते हैं, बट जापान में अगर आपको 11 o'clock बोला है तो इसका मतलब 10:45 है। 15 से 20 मिनट आपको पहले का टाइम दिमाग में रख के सोचना है। और अगर आप 11 o'clock का टाइम है और 11 o'clock पे ही पहुंच रहे हैं तो भी आपको इस तरीके से देखा जाएगा जैसे कि मतलब अगर आपकी जॉब है और 11 बजे ही आप पहुंच रहे हो तो बैठोगे, बैग रखोगे, थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करोगे, तो 2-4 मिनट उसमें जो जाते हैं तो वो आपको देखते हैं कि 2-4 मिनट की सैलरी भी आप फ्री की ले रहे हैं। आपको कुछ बोलेंगे नहीं आसपास के लोग, बट वो इस तरीके से आपको देखेंगे, आपको खुद शर्म आएगी। तो 11 बजे का टाइम है तो आप उसको 15-20 मिनट और 30 मिनट्स पहले लेके चलते हैं तो ये बेस्ट है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पर टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो मेरे साथ मैं 30 to 40 सेकेंड्स लेट पहुंची थी प्लेटफॉर्म पे और मेरी वो ट्रेन मिस हो गई थी जो हर 2 से 3 घंटे में एक बार चलती है। तो आपको सुनने में लगेगा 30-40 सेकेंड्स क्या होता है इंडिया में अगर हम सोचें तो, जहां पर 7-8 आवर्स तक ट्रेन लेट होती हैं और हम माइंड में ही सोच के चलते हैं कि हम 2 घंटे लेट ही जाएं तो ट्रेन तभी पकड़े। तो यहाँ पर 30 to 40 सेकेंड्स का जो डिले था उसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो उसके बाद से अब मैंने अपनी क्लॉक माइंड में ऐसे सेट की है कि जो भी टाइम है उससे मुझे 10 से 15 मिनट तो लेके चलने ही है, और 30 मिनट्स अगर मैं ले पाऊं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी बातें आज मैंने आपके साथ डिस्कस की क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये ना सीखें कि जापानीज कैसे बोली जाती है, बट हम जिस कंट्री में आने का ड्रीम कर रहे हैं वहां के कल्चर को और वहां की आदतों को भी हम अपने अंदर डालेंगे तो हमें यहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। और ये जो कुछ चीजें मैंने आज आपसे शेयर की, इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं। तो जो लोग भी जापान में रहते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने कुछ मिस किया तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसके अलावा हमें ऐसी कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए जो कि जापान में हमें एम्बैरेसमेंट से बचाएं।
कि जो लोग भी जापान आने का सोच रहे हैं या सोचते हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम कैसे लगती है या जॉब हंटिंग कैसे करते हैं, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उस काफी इंफॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए जो लोग भी ये बेसिक क्वेश्चंस जिनके भी होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।